दोस्तों, चंद्रेश्वर जी लखनऊ में रहते हैं। हिंदी के लगभग सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में 82 से 83 इनकी कविताएं, आलोचनात्मक लेख लगातार प्रकाशित होते रहे। अब तक इनकी 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 3 कविता संग्रह, अब भी 2010 में सामने से मेरे 2017 में, डुमराव नजर आएगा 2021 में, और शोध आलोचना की पुस्तक भारत में जननाट्य आंदोलन 1994 में, साक्षात्कार की पुस्तिका इट्टा आंदोलन कुछ साक्षात्कार 1998। ये सभी इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं। इनकी एक भोजपुरी गद्य की पुस्तक हमार गांव एक स्मृति आख्यान के रूप में है, खासी चर्चित रही है, लोकप्रिय रही है। शीघ्र प्रकाश इनके 2 हिंदी व भोजपुरी की पुस्तकें आने वाली हैं। हिंदी कविता की परंपरा और समकालीनता ये आलोचना पर पुस्तक है। बात पर बात और मेरा बलरामपुर ये कथेतर गद्य है। आरा हमार आरा भोजपुरी में संस्मरण है। लेखकीय जीवन के आरंभ से ही कई लेखकीय संगठनों से इनका गहरा जुड़ाव रहा है। फरवरी 82 से दिसंबर 2010 तक ये जलेस के साथ रहे। जनवरी 2011 से 2020 तक लखनऊ की जसम इकाई के साथ मिलकर कार्य करते रहे। इन दिनों स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। उच्चतर शिक्षा आयोग प्रयागराज से चयनित होने के बाद प्राध्यापन कार्य में जुटे हुए हैं। साथियों, आज मैं इनकी 5 कविताओं के साथ इनकी रचना धर्मिता पर, इनकी कविताओं में जो हस्तक्षेप है और समकालीन कविता को चिन्हने पहचानने की जो नज़र है, इस पर भी बात करूंगी। पहली कविता है बाबूजी का वन वे मोबाइल। आप देखिएगा, ये रिश्तों के को गूंथने, रिश्तों को सजाने और संजोने वाले कवि हैं। इनकी कविताओं में मैंने बहुत तरह के फ्लेवर देखे, और तेवर और मिजाज तो है ही जन आंदोलन, जन जागृति का, लेकिन ये रिश्तों की पैठ में भी, रिश्तों की आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं कि संबंध छीजते जा रहे हैं, इनकी कविताएं इस संवेदन शून्य दौर में, इस संवेदन शून्य समय में संवेदना जगाती हुई कविताएं हैं। और इसीलिए मुझे लगा कि सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में इन महत्वपूर्ण कविताओं को भी ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए। साथियों, पहली कविता ही है बाबूजी का वन वे मोबाइल। बाबूजी का वन वे मोबाइल, मोबाइल वन वे हो गया। उधर से सिर्फ आवाज आती है उनकी, जिसमें शामिल है समय की थरथराहट, घबराहट और टूटती लरजती हुई पुकार। वे कोरोना से बचने के लिए करते हैं जतन, पर जतन की अपनी सीमा होती है। वे मास्क से ऊब चुके हैं, वे ऊब चुके हैं सोशल डिस्टेंसिंग से। वे पहले की तरह चाहते हैं सब कुछ। वे अपने हमउम्र से मिलना चाहते हैं देर तलक। वे किसी शिशु का माथा चूम कर जताना चाहते हैं अपना प्यार। वे अपनी दालान में चाहते हैं पहले की तरह बटोरना 5 तत्वों को। मांगना चाहते हैं अखबार फिर से, जिसे दिन भर पलटा जा सके। कोई न कोई बाबूजी बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं, सुनना कुछ भी नहीं चाहते। वे खो चुके हैं धीरज, वे खो चुके हैं धीरज सुनने का। उनका मोबाइल वन वे हो चुका है इधर कोरोना समय में। साथियों, इस वैश्विक विपदा में, कोरोना के समय में लगातार जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सोल डिस्टेंसिंग हो रही है, आत्मा में दुराव और आत्मा में अलगाव, और आसपास से, अपने परिवेश से हम उखड़ रहे हैं, लगातार छूट और टूट रहे हैं। बहुत नज़दीकी संबंध हो, घर परिवार हो, मित्र यार दोस्त हो, हम लगातार उनसे छूटते छिटकते जा रहे हैं। और बाबूजी उस पीढ़ी के हैं, उस दौर के हैं, उस समय के हैं जब सामाजिकता, साझेदारी
आपसी संबंध का निबाह, एक दूसरे को जानना समझना, एक दूसरे की जिंदगियों में दखल देना, एक दूसरे की दिनचर्या में दखल देना, आपस में मिल बैठ कर बतकही करना, वे उस दौर के हैं तो मोबाइल वन वे हो गया है। कहने का तात्पर्य यही है कि इस लगातार छीजते मानवीय संबंधों में बाबूजी तो ठहरे पुराने, और उस दिल दिमाग से वे लगातार शोकाकुल हैं, परेशान हैं, और उनकी इस परेशानी और चिंता को कि सोल डिस्टेंसिंग जो होती जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर, चंद्रेश्वर जी चिंतित हैं। और चंद्रेश्वर जी इस कविता की बहाने शुद्धार्थियों दरअसल बताना चाहते हैं कि जब हम लगातार एकाकी होते जाते हैं, जब हम रिश्तों से छूटते छिटकते जाते हैं, जब हमारा आस पड़ोस हम में दखल नहीं कर रहा होता, कोई पूछताछ नहीं, कोई चिंता फिक्र परवाह नहीं, तो दरअसल ये कविता प्रेम और परवाह को फिर से सजोने और बोने की कविता है कि बाबूजी अभ्यस्त नहीं है इस संवेदन शून्य दौर के और इस संवेदनहीनता के। तो बाबूजी को किस तरह समझाया जाए कि उनको फिर से वही गपशप, वही बैठक, वही बतकही, वही आपस की साझेदारी, एक दूसरे का दुख सुख साझा करना, वो दौर उन्हें फिर से चाहिए। और इस वैश्विक आपदा विपदा ने हमें एक दूसरे से कितना डिस्टेंसिंग, कितनी दूरी बना दी है। लगाव की होती है कविता, और ये अलगाव को दरअसल चंद्रेश्वर जी बड़ी खूबी से, बड़ी महीन तंतुओं से बांधते हैं, सजोते हैं। दूसरी कविता है पूरब पश्चिम। पूरब के हैं हम, हर पश्चिम का होता है एक पूरब, हर पूरब का होता है एक पश्चिम। हम गहरा ताल्लुक रखते हैं अपने पश्चिम से, हम जाकर बस जाते हैं पश्चिम में रोजी रोटी की खातिर। हम जीवन भर नहीं बिसरा पाते तमाम सुखों के बाद भी अपना पूरब। जिस दिन मरेगा हमारे भीतर का पूरब, मुर्दा हो जाएंगे हम। बेहतरीन कविता है। कई पीढ़ियों बाद भी पहचान लिए जाते हैं हम अपनी बोलचाल, अपनी भाव भंगिमा, रहन सहन, खान पान के चलते। जब पहचान लिए जाते हैं तो ढकिया दिए जाते हैं हम बार बार गिरकर भी पोंछ लेते हैं अपनी पीठ की धूल, छिपा नहीं पाते अपने भीतर का शूल। हम कुछ रिघा कर बोलते हैं, हम कुछ गा कर बोलते हैं, हम बोलते बोलते रो देते हैं, हम रोते रोते हंस देते हैं। हम लड़ झगड़ लेते हैं, उधार चुका देते हैं, मलाल नहीं पालते हमेशा के लिए। हम भावुक होते हैं ज्यादा, हम भावुक होते हैं ज्यादा, दूर रहते हैं महीन दांव पेंच से। हमारे चेहरे से ही पढ़ा जा सकता है हमारा दिल, दिल टका रहता है हमारा हमारे चेहरे पर। आहा, बहुत खूब। हम छुपाना नहीं जानते अपने भावों को, भीतर चलती उथल पुथल को। हम जो हैं जैसे हैं, पारदर्शी हैं। हमारा मन हमारे बाहर दिखता है, हमारे चेहरे पर हमारे मन में उठता सैलाब बाहर दिखता है। हमारी रीझ खींच हमारे चेहरे पर दिखाई देती है। हम कृत्रिम नहीं हैं, हम फैब्रिकेटेड नहीं हैं, मेट्रोपॉलिटन शहर के आदि नहीं हैं। तो हमारा जो पूरबिया मन है, जो हमारा भीतर का पूरब है, वो दरअसल हर समय ज्वलंत, जीवंत, जागृत रहता है, और उसकी जीवंतता और जागृति हमें पसंद है। हम उसे बचाए रखना चाहते हैं। हम रोजी रोजगार की खातिर, हम अवसर की खातिर, साधन सुविधा की खातिर, हम पद प्रतिष्ठा की खातिर हम शहरों में आते तो हैं, पश्चिम की ओर मुख तो करते हैं, लेकिन हमारा पूरब हमें धड़कता रहता है। बेहतरीन कविता है। पूरब ये करते हैं यकीन, भरोसा करते हैं, भरोसा देते हैं बदले में। शक नहीं करते, संदेह नहीं करते, हिचक नहीं रखते कोई, निसंकोच देना लेना जानते हैं पूरबी। हम पूरबी करते हैं यकीन सपाट बयानी में, वे करते हैं खोज सरल बार की, वे पसीना बहाने या रक्त देने में अपना नहीं रहते कभी पीछे। वे अपने हुनर से छा जाते हैं कस्बों से लेकर राजधानियों तक। पश्चिम जितनी ही करता है घृणा उनसे, वे जरूरत बन जाते हैं उनकी। वे न चाहते हुए भी दिख जाते हैं अक्खड़, वे न चाहते हुए भी बने रहते हैं सीधे। निर्गुण नस नस में बसा है उनके, उसी में समाया हुआ है उनका पीढ़ियों का दुख, उसी में समाया है उनका कतरा भर सुख, उनकी मस्ती कतरा भर। साथियों, जो दुराव छिपाव नहीं जानता, जो सरल सहज पारदर्शी मन है, और वैसा ही उसका जीवन है, वैसी ही उसकी जीवन शैली,
तो ये पूरे पूर्वीय समाज को दरअसल जागृत कर रहे हैं चंद्रेश्वर जी, और उनकी चीन पहचान आपसे कराते हैं कि देखिए, इन्हें चीनिए, पहचानिए और चिन्हित कीजिए। ऐसा सरल, सहज और सुलभ होना मुश्किल है, कठिन है, और इस दौर में तो सबसे कठिन है जहां लोग ओढ़े पहने साफ सुथरे सुंदर चेहरे दिखाई देते हैं। तो जो ये ओढ़े पहने हुए मन है और ओढ़ा पहना हुआ जीवन है और कृत्रिम परिवेश है, ये बनावटी छद्म जो सब कुछ पसरा हुआ है आसपास, चंद्रेश्वर जी की ये कविता लगातार दस्तक देती है, खटखटाती है, आवाज देती है और मुखर करती है कि उस पूरे पूर्वीय समाज का कि जो अब भी उतना ही सरल, सहज, पारदर्शी बना हुआ है, जो अपनी बोली में, अपनी बदकही में बिल्कुल सीधा सपाट गंवार जवार है, और उसका गंवार होना उसका अनपढ़ होना नहीं है। दरअसल वो सहज ज्ञान रखता है, अनुभव की संपदा रखता है, उसकी सुधियाँ, उसकी स्मृतियाँ उसका सबसे बड़ा संवेदन है, और वह यह सब कुछ जानता है। तो चंद्रेश्वर जी की कविता न केवल उस गंवाई समाज को, उस छोटे शहर को, कस्बे को जागृत करता है, जीवंत करता है, बल्कि सारगर्भिक और प्रासंगिक बनाता है साथ ही कि इस दौर में जब सब कुछ बहुत जटिल, कठोर, क्रूर होता जा रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है अपने को सरल बनाए रखना, और जो है हम जैसे हैं ऐसे ही दिखाई और चिन्हाई और पहचान में आए। अगली कविता है शुद्धियाँ। हे व्याकरण महाशय जी, क्यों बैठे हैं चुपचाप, बात पर धरे हाथ पर हाथ, किस चिंता में गले जा रहे हैं आप? हर काल में ही होती रही अवहेलना आपके बनाए नियमों की, ऐसा कुछ भी नहीं जो हो रहा हो संभव पहली बार, टूटता ही रहा है घेरा आपके अनुशासन का। यह भी पहली बार नहीं हुआ कि लोग चाह कर भी भूलते जा रहे हैं, यह पहली बार नहीं हुआ कि लोग चाह कर भी भूलते जा रहे हैं प्रयोग अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम का। हे व्याकरण महाशय, चंद्रेश्वर जी की कविता दरअसल भाषा पर, भाषा की संरचना पर, बनावट और बुनावट पर, और उस पर लगातार जो धूल माटी, जो गर्द लदती जा रही है, संरचना के फेर फार में जो फ्रेमिंग हो रही है, उसकी चिंता जताती है कविता। भाषा में तो टूटती ही रहती हैं मर्यादाएं, वर्जनाएं, कुछ भी शाश्वत या सनातन नहीं यहाँ। शुद्धता पर बल के बावजूद बढ़ती ही रहती अशुद्धियां व्यवहार में। भाषा में कितना भी ओज और तेज हो, भाषा में कितना भी गरिमा और पहना हुआ लबादा हो, लेकिन व्यवहार में यदि अशुद्धियां हैं, व्यवहार में यदि व्याकरण गड़बड़ा गया है, व्यवहार में यदि वर्तनी की अशुद्धि है, बोलचाल की अशुद्धि है, बोल बर्ताव की अशुद्धि है, आचरण, आहार, व्यवहार की अशुद्धि है, तो चंद्रेश्वर जी की कविता उस चिंता की ओर भी इशारा करती है। शुद्धार्थी, शुद्धता पर बल के बावजूद बढ़ती ही रहती हैं शुद्धियाँ, व्यवहार में परंपरा रही है सदियों की, जाने क्यों कहने को हो आता मन बार बार कि शुद्धियाँ ही पैदा करती हैं। जाने क्यों हो आता मन कि बार बार शुद्धियाँ ही पैदा करती हैं कृत्रिमता, बनावटीपन, छद्म, छल, कपट। ये जितना अधिक शुद्ध, व्याकरणिक और फ्रेम में, ढांचे में और बने बनाए पैटर्न में भाषा होगी, वो भाषा उतनी ही ज्यादा कृत्रिम होती जाएगी, बनावटी होती जाएगी। कि शुद्धियां ही पैदा करती हैं कृत्रिमता मानव जीवन में, जबकि अशुद्धियां नैसर्गिकता का बोध कराती हैं हरदम। चंद्रेश्वर जी जो प्राकृतिक है, जो नैसर्गिक है, उसकी खूबसूरती की बात करते हैं, उसके सौंदर्य की बात करते हैं, और सचमुच ये कविता मानीखेज है इस मायने में कि भाषा बोल, व्यवहार और बर्ताव है। भाषा आपको अगर अलग कर देती है, खंड खंड कर देती है, शिष्ट विशिष्ट अशिष्ट बनाती है, तो वो ऐसी भाषा बेकाज की, बेकार है। समाज, संस्कृति व भाषा के विकास के लिए वरदान है अशुद्धियाँ,
कि तोड़कर मरोड़कर जब हम व्यवहार में लाते हैं, देशज शब्दों को लेकर आते हैं, क्षेत्रीय बोलियों को लेकर आते हैं, कुछ यहाँ की कुछ वहाँ की और जोड़कर जो एक नई बोली बनाते हैं, तो बोली की बात, बोली को स्थापित प्रतिष्ठित करना चाह रहे हैं चंद्रेश्वर जी इस कविता में। और वे कहते हैं कि वे दरअसल लगाव भर देती हैं, वे दरअसल परस्पर जोड़ती हैं आपको, हा और माँ को और हम होते हुए हम लगातार एक दूसरे से गुथते जाते हैं, बंधते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। तो इस मायने में ये कविता मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी कि चंद्रेश्वर जी की कविता तो पढ़नी ही चाहिए। अशुद्ध उच्चारण से ही बनते हैं लोक में नए नए शब्द। चंद्रेश्वर जी के लोक बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। लोक मतलब शुद्धार्थियों आपकी परंपराएं, आपकी संस्कृति, जो आपकी संस्कृति का, परंपराओं का, इतिहास का, अतीत का जो गौरव है वो हमसे कहीं छिन न जाए इस कृत्रिम बनावटी फैब्रिकेटेड दुनिया में, वो बची बसी रहे हमारी बोली भाषा में। चंद्रेश्वर जी इसकी चिंता करते हैं। अशुद्ध उच्चारण से ही बनते लोक में नए नए शब्द। भाषा तो अगर संस्कृत कूप जल बनकर रह गई, सिमट गई, एक कोने में पड़ी रही, तो कोनों से केंद्र में लाना चाह रहे हैं दरअसल चंद्रेश्वर जी कविता के जरिए भाषा को, कि वो बोली बने, प्रवाह में रहे, वो गति में बढ़े, है ना। तो प्रवाह और गति महत्वपूर्ण है किसी भी भाषा के लिए, न कि उसे निर्जीव करके, ठोस करके, कृत्रिम बना के, व्याकरण के नियमों से लाद कर, बोझिल बनाकर कहीं एक कोने में प्रतिष्ठित कर दिया जाए। व्यवहार में होनी चाहिए। तो अशुद्ध उच्चारण ही बनते हैं लोक में नए नए शब्द, गढ़ी जाती है नई नई लोकोक्तियां। महत्वपूर्ण है लोकोक्तियां, कहावतें, किंवदंतियां। चंद्रेश्वर जी कहते हैं लोकोक्तियां बनाए जाते नए नए मुहावरे, रचे जाते नए नए गीत, रची जाती नई नई कथाएं। बहुत बेहतरीन ये कविता भाषा के मायने पर सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में अभी तक इस तरह की कविता मैंने कम से कम नहीं देखी और पढ़ी है। आगे हो सकता है इससे बेहतर भी मैं पढ़ूं। सरल होना कठिन, ये अगली कविता है इनकी। सरल होना कठिन, जैसा कि हम प्रायः कहा करते हैं कि जटिल होना, ठोस होना, एक तरफ हो जाना, सिमट जाना बड़ा आसान होता है, लेकिन सरल होना, तरल होना, समदर्शी होना, समवेत होना, सबसे मिलजुल जाना, संलग्न होना, जुड़ाव के साथ होना, ये मुश्किल होता जा रहा है इस दौर में। सरल होना कठिन, सरल होना किसी अपराधी, माफिया और डॉन के आगे बिछ जाना नहीं है। सरल होना अपना आत्मसम्मान गिरवी रख देना नहीं है। सरल होना गंदे नाले या गटर के पानी के साथ बहना नहीं है। सरल होना अगर धूर्त होने की छूट नहीं देता तो बेवकूफ भी बनने नहीं देता। सरल होना मानवीय होना है। कुछ ज्यादा सरल होना उतना ही कठिन है जितना खींचना एक सरल रेखा। सरलता ओढ़ी नहीं जाती, ये किसी छद्म से, किसी वेशभूषा से, किसी आवरण से आप इसका छद्म प्रपंच रच नहीं सकते। ये रचा नहीं जा सकता, इसे सजाया ओढ़ा पहना नहीं जा सकता। चंद्रेश्वर जी का कहना है सरलता ओढ़ी नहीं जाती जैसे महानता। साथियों, जो महान है, जो अपनी नैसर्गिक सुख और सौंदर्य को पारदर्शी रखता है, आर पार रखता है, जैसा भीतर है वैसा बाहर रहता है, चंद्रेश्वर जी को वह वरेण्य है। वह उस मनुष्य को चुनते हैं जो जैसा है, बोली में, बतकही में, बर्ताव में, आचार व्यवहार में, जैसा कहता है वैसा दिखता है। जो कुछ रचता है उसी में, उसकी रचना संसार में और उसके जीवन में कोई फांक न रहे, चंद्रेश्वर जी कहते हैं। और सरल और सुलभ होना शौचालय हो जाना नहीं है। सरल और सुलभ होना महान बनाता है आपको। आप सहजता, आपको बिना झिझक, बिना संकोच, बिना किसी छल छद्म के कोई आपको अप्रोच कर सके, आपको अपील कर सके, ऐसा सरल होना चंद्रेश्वर जी इसके आग्रही हैं। अगली कविता है सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में, कच्चे धागे से बंधा दुख। दरअसल ये कविता स्त्री की सतत यात्रा है। क्यों स्त्रियों के जिम्मे ही सारे पर्व त्योहार, सारे रीति रिवाज, सारे नियम, संकल्प, व्रत क्यों उसके जिम्मे हैं?
स्त्रियों पर क्यों इतने उत्तरदायित्व, इतनी जिम्मेदारियां रख दी गई हैं, कभी इतिहास के नाम पर, अतीत के नाम पर, परंपरा के नाम पर, रूढ़ियों के नाम पर, संस्कृति के नाम पर। चंद्रेश्वर जी बहुत ज़रूरी लाजिम सवाल इस कविता के जरिए उठाते हैं। आप भी देखें, कच्चे धागे से बंधा दुख, पता नहीं कितना पुराना पेड़ है यह पीपल का, इसके डालों पर लटकी हैं पितरों की अदृश्य आत्माएं, इसके पत्ते पत्ते पर सोए हैं 33 करोड़ देवी देवता, इसके साथ जुड़ी है सामूहिक स्मृतियां सुख की दुख की। हर सोमवारी अमावस्या को गांव की स्त्रियां बांधती हैं पीपल के मोटे तने को कच्चे धागे से। 33 करोड़ देवी देवताओं से, अपने पितरों से क्या मांगती होंगी स्त्रियां? घर का सुख, अपने सुहाग का सुख, अपना सुहाग मांगती होंगी। 33 करोड़ देवी देवताओं से, अपने पितरों से क्या मांगती होंगी स्त्रियां? घर का सुख, अपना सुहाग मांगती होंगी। जन्म जन्मांतर का कच्चे धागे से बांध लेना चाहती होंगी अपने सारे दुख। साथियों, ये कविता साधारण स्त्री, सहज स्त्री, निम्न मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय स्त्री की महागाथा है। जैसे कि ये स्त्रियां जब भी व्रत, नियम, संकल्प, पूजा पाठ, प्रार्थना, याचना कर रही होती हैं, तब भी केंद्रित रहती हैं घर, परिवार, संबंध, रिश्ते, और उनको निभाने की, उनको बांधे रखने की, उनको जोड़े रखने की, यानी घर को जोड़ना, बांधना, रिश्तों को संजोना। और जब मांगती हैं उस परम तत्व से, उस परमात्मा से भी जब कुछ मांगती हैं, तो अपने हिस्से का सुख उसी में ढूंढ लेती हैं, जो घर परिवार का सुख है, जो पति का सुख है, जो संबंधों का सुख है, जो बच्चों संततियों का सुख है। तो स्त्रियां इस दृष्टि से महागाथाएं होती हैं, वो रच रही होती हैं अपना प्रति संविधान, और वे होंगी, स्त्रियां बचेंगी, स्त्रियां रहेंगी, सम्मानित होंगी अगर वो घर की केंद्रीय धुरी हैं और उनका आसपास उनका परिधि उनका परिवार है, उनका परिधि उनका परमेश्वर है। तो उस परम तत्व से भी वे उन्हीं के सुख दुख का ब्यौरा मांगती हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छी कविताएं चंद्रेश्वर जी, शुक्रिया।